हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल लॉज, जिसका मतलब है ब्रह्मांड के नियम। तो ये सारे जो ब्रह्मांड के नियम जिसके बारे में आज हम जानने जा रहे हैं, चाहे हम उसमें बिलीव करें या ना करें, पर ये सारे नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अपना कार्य हमेशा करते रहते हैं। तो जब सोर्स सुप्रीम इंटेलिजेंस ने ब्रह्मांड की रचना की, तब उन्होंने इस ब्रह्मांड को स्मूथली चलाने के लिए कुछ नियमों की रचना की। तो आज हम ब्रीफ में कौन कौन से नियम ब्रह्मांड में हैं इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिवर्सल लॉ है लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका दूसरा नाम लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी है। तो जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में जाने की शुरुआत की थी, तो स्कूल में हमें सिखाया गया था कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड मनुष्य, ये सारी चीजें सजीव हैं और बाकी की सारी चीजें जैसे कि पत्थर है, पहाड़ है, ये घर है, टेबल है, फर्नीचर है, तो वो सभी चीजें निर्जीव है। ऐसा हमने आज तक सीखा है। पर लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस हमें ये बताता है कि कण कण में भगवान है। ईच एंड एवरी एटम इन द यूनिवर्स, किसी भी चीज का एटम हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, एनिमल का हो या प्लांट का हो, डजंट मैटर। ईच एंड एवरी एटम इन द यूनिवर्स हैज कॉन्शियसनेस। उसके अंदर प्राण शक्ति है। बिकॉज हर एक एटम के अंदर, कण कण के अंदर प्राण शक्ति है, इसलिए हर एक कण वाइब्रेट कर रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी होती है, तब इवन दो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हमारी आंखों की रचना इस तरह की है कि हमें वो स्टिल लगता है, स्थिर लगता है। जैसा कि कोई दीवार हो, कोई टेबल हो, फर्नीचर हो, जब हम उसके सामने देखते हैं, उसे टच करते हैं, तो हमें वो एकदम स्टिल फील, स्थिर फील होता है। पर एक्चुअली ब्रह्मांड का हर एक कण वाइब्रेट कर रहा है टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी। दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्वांटम फिजिक्स, जो साइंस की एक फील्ड है, जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी होते हैं, उस तरह क्वांटम फिजिक्स भी साइंस की एक फील्ड है। तो क्वांटम फिजिक्स में प्रूव किया गया है कि ईच एंड एवरी एटम हैज फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है कि हर एक एटम के अंदर कॉन्शियसनेस है। तो ये यूनिवर्स का सबसे पहला नियम है कि हर एक चीज में कॉन्शियसनेस है। तो जब हम इस चीज की बात करते हैं, तो आपको लगेगा कि अगर हर एक कण में कॉन्शियसनेस है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोई रॉक या पत्थर के अंदर कॉन्शियसनेस हो, प्लांट के अंदर हो, एनिमल के अंदर हो और मनुष्य के अंदर हो। तो इन सारी चीजों के अंदर जो कॉन्शियसनेस है, उसमें डिफरेंस क्या है, राइट? तो अगर हम इमेजिनरी नंबर ले,
तो फॉर एग्जाम्पल जो पत्थर या पहाड़ होते हैं जिसको हम निर्जीव समझते हैं, अगर उसके अंदर 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती तो उससे थोड़ी ज्यादा 2 हर्ट्ज प्लांट के अंदर होगी, प्लांट से कुछ ज्यादा एनिमल के अंदर होगी, फॉर एग्जाम्पल 3 हर्ट्ज, और एनिमल से ज्यादा ह्यूमन में होगी, फॉर एग्जाम्पल 4 हर्ट्ज। तो इस तरह हर एक चीज में कॉन्शियसनेस है, पर उसके अंदर की जो पावर है, जो शक्ति है, वो वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सी चीज है, राइट। तो जैसे जैसे हम मनुष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो भी ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स होते हैं, लाइक गौतम बुद्धा या जीसस क्राइस्ट के जैसे, लॉर्ड कृष्णा के जैसे, तो ये जो सारे डिवाइन बीइंग्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सुपर हाई इन द यूनिवर्स होती है, क्योंकि वो मनुष्य के स्वरूप में आकर अपनी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बहुत बढ़ाया है। तो इस तरह द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा जो लॉ है वो है द लॉ ऑफ री इनकारनेशन, यानी कि पुनर्जन्म का नियम। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो कई सारे लाइफ फॉर्म्स के अंदर, यानी कि प्राणी के अंदर, प्लांट के अंदर, मनुष्य के अंदर अपना जन्म लेती है। तो अलग अलग लाइफ फॉर्म के अंदर जन्म लेती है, या तो अलग अलग मनुष्य जीवन लेती है, राइट। तो इस तरह कॉन्शियसनेस जो है, आत्मा जो है, उसका पुनर्जन्म की साइकिल होती है। तो क्यों हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है? क्योंकि जैसा कि हम सब ने आगे जाना है, हर एक आत्मा को पूर्ण तक पहुंचने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई सारे गुण मास्टर करने होते हैं, सीखने होते हैं। तो एक जन्म में सभी गुण सीखना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हम कई सारे जन्म लेकर हमें जो भी हमारे लेसन सीखने हैं वो सीखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो पुनर्जन्म की साइकिल होती है वो हमारे पास्ट कर्मा के ऊपर बेस्ड होती है। तो हमने हमारे इससे पहले जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, उन जन्मों में कैसे कैसे कर्मा किए हैं, उन सारे कर्मा के अनुसार हमारा आज का जीवन हो सकता है। चाहे वो हमारी हमारी फैमिली लाइफ हो, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, हमारी हेल्थ हो, कोई भी चीजें हो, उन सारी चीजों का कनेक्शन या तो हमारे पास्ट कर्मा से हो सकता है, या तो हमें उन चीजों में से कुछ सीखना होता है, कुछ लेसन सीखना होता है, इसलिए हम लाइफ में वो चैलेंज लेकर आए होते हैं। तो ऐसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तीसरा नियम, ब्रह्मांड का तीसरा नियम है लॉ ऑफ कर्मा, जिसके बारे में हम सबने सुना है। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, या फिर लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो जैसा कि हम सबको पता है, लॉ ऑफ कर्मा मीन्स हम जो बोएंगे वो पाएंगे। यानी कि अगर मैंने एप्पल का सीड जमीन में डाला है तो मुझे एप्पल ही मिलेगा, उसके लिए मैं मैंगो की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती, राइट। तो उसी तरह ये लॉ ऑफ कर्मा कार्य करता है कि जैसे हमारे कर्मा होते हैं, कर्मा की डेफिनेशन क्या है? कर्मा इंक्लूड्स हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी वाणी और हमारी एक्शन।
इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे कर्मा होते हैं। तो कर्मा का मीनिंग कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मैं तो इनको कितनी अच्छी तरह रखती हूँ, इनको इतनी सारी गिफ्ट्स देती हूँ, सभी कामों में हेल्प करती हूँ, सब भी उनको आउटसाइड एक्सटर्नली जब हमें वो मिलते हैं या फोन पे बात करते हैं तो अच्छी तरह बात करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों इनके साथ मेरी केमिस्ट्री नहीं बीट रही है, कई बार हमें ऐसा लगता है। तो क्योंकि हम एक्सटर्नली तो बाहर तो उनसे अच्छे से बोल रहे हैं, उनके सभी काम कर रहे हैं, पर हमारे विचार में या हमारे इमोशंस में ऐसा होता है कि ये मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करती हैं, इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, ये मुझे प्रेम नहीं करते हैं, ये मुझे हेल्प नहीं करते हैं। कोई भी हमारे माइंड में उस व्यक्ति के बारे में विचार हो तो वो भी हमारे कर्म का ही स्वरूप है। तो इसीलिए हम एक्सटर्नली उनको जितना दिख सके सुन सके उसमें तो हम प्यार भरा वर्तन कर रहे हैं, पर हमारे माइंड में उस व्यक्ति के बारे में कई सारे डाउट्स, कंफ्यूजन्स और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। बिकॉज ये चलते रहते हैं, हमें कभी भी उनके तरफ से 100% प्यार नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा कर्मा उस चीज को ब्लॉक करेगा। कई बार क्या होता है कि जैसा कि मैंने बोला कि हम एक व्यक्ति के साथ उनके सभी कामों में हेल्प करते हैं, उनको प्रेम दर्शाने का प्रयत्न करते हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति से हमें या तो निग्लेक्ट करते हैं या नफरत मिलती है, कुछ नेगेटिव इमोशंस मिलते हैं। तो हमें ये प्रश्न आता है, इसके पीछे का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है जो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि मैंने एक रूम में नेगेटिविटी डाली, उस रूम में से हमने दूसरे व्यक्ति ने दूसरे रूम में नेगेटिविटी डाली, तीसरे व्यक्ति ने तीसरे रूम में नेगेटिविटी डाली, चौथे व्यक्ति ने फिर से मेरे रूम में डाली। तो इवन दो हम इस व्यक्ति के साथ प्यार से रह रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी व्यक्तियों के साथ भी नेगेटिव होते हैं, तो कई बार उस व्यक्ति से नहीं पर दूसरी व्यक्ति से हमें नेगेटिविटी मिल सकती है। तो इस तरह कर्मा जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति से वापस आएगा, कई बार कोई तीसरी व्यक्ति से हमारा कर्मा वापस आता है। तो इस तरह कर्मा का जो लॉ है वो बहुत ही डिटेल में पर उसका कार्य करता ही करता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। तो जैसा कि इस व्यक्ति ने ये जो ब्रिक ये जो है, इस ब्रिक को पुश किया ये सोचकर कि ये किसी और पे गिरेगा, पर वो ब्रिक्स कई सारे ब्रिक्स के साथ होते होते अल्टीमेटली उसी के ऊपर आने के लिए रेडी है, राइट। तो इस तरह लॉ ऑफ कर्मा हमारे पास वापस आता ही आता है। तो अब अगला प्रश्न ये है कि क्या कर्मा वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हमारे लिए कर्मा, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, कई बार हमें ऐसा लगता है। तो एक्चुअली द फैक्ट इज कि जस्ट लाइक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसकी तरह कर्मा जो है वो भी न्यूट्रल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे अप्लाई होता है, तो डजंट मैटर ऊपर से नीचे कोई फ्रूट गिरा या व्यक्ति गिरा, हर एक चीज पृथ्वी पर नीचे ही आएगी। वो पार्शियल नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी पार्शियलिटी नहीं करता है कि इस चीज को मैं स्वीकारूंगा और इस चीज को मैं नहीं स्वीकारूंगा। हर एक चीज के लिए एक ही नियम है, ग्रेविटी का नियम, राइट। तो उस तरह कर्मा का जो लॉ है वो भी न्यूट्रल है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। इसलिए कर्मा को हमें कभी भी पनिशमेंट की तरह नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा हमारी खुद की आत्मा को लेसन सिखाने, हमारी प्रगति के लिए बनाया गया है।
अगर मेरे पास मैंने कुछ बुरा किया और कुछ बुरी चीज वापस आएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी कि इस बार मुझे कुछ पॉजिटिव करना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी मेरे पास आए। तो अगर मुझे मेरी एक्शन का रिजल्ट देखने को ना मिले, तो मैं कैसे सीखूंगी कि मेरी एक्शन पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? तो इस तरह लॉ ऑफ कर्मा हमें कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है, राइट? तो जब लाइफ में कोई चैलेंजेस आती हैं, कोई भी प्रश्न आते हैं, तो अगर उन प्रश्नों को हम एक्सेप्ट करें, किस तरह एक्सेप्ट करें कि अगर मेरे पास ये व्यक्ति या ये सिचुएशन डिफिकल्ट बनकर आई है, तो कुछ न कुछ मेरा ही किया हुआ है जिसकी वजह से मेरे पास ये सिचुएशन आई है। अगर इस बर्थ में मैंने कुछ नहीं किया, तो शायद पूर्व जन्म का हमारा ये कनेक्शन होगा। पर इस बार क्योंकि ये व्यक्ति मेरे साथ चैलेंज बनकर आई है, मैं उनको एक्सेप्ट करूंगी, उनको फॉरगिव करूंगी, वो जैसे हैं ऐसे ही उनको जज नहीं करूंगी। तब हमारे बीच का जो कार्मिक अकाउंट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद इवन दो राइट नाउ वो व्यक्ति हमारे जीवन में चैलेंज लेकर आई है, जब एक बार हम हमारा लेसन सीख जाएंगे उनको एक्सेप्ट करने का, उनको फॉरगिव करने का, उनको जज नहीं करने का, तो कुदरत, सोर्स उस व्यक्ति के माइंड में ऐसे विचार लाएंगे कि वो व्यक्ति हमारे लिए सपोर्टिव बन जाएगी। तो अगर लाइफ के चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये जो भी अच्छा या बुरा मेरे पास हो रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। शायद मेरे माइंड में ऐसी सोच आई होगी, मैंने कभी इनके बारे में बुरा सोचा होगा, या फिर पूर्व जन्म में मैंने इनके लिए कुछ ऐसा किया होगा। तो विचार, वाणी, एक्शन या इमोशन से हमने कुछ किया हो तो वो हमारे पास वापस आ सकता है। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जो भी चैलेंजेस हैं उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तब वो चैलेंज सॉल्व हो जाएगा। अगर हम रेजिलियंस यानी कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कंप्लेन करेंगे, ब्लेम करेंगे दूसरे लोगों को, हमारी दुख के लिए, हमारी नेगेटिविटी के लिए दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे कि इनकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है, इनकी वजह से मेरी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, इनकी वजह से मैं ये अच्छे वेकेशंस पे नहीं जा सकती, कोई भी चीज हो। अगर हम दूसरों को ब्लेम करेंगे, उनके बारे में कंप्लेन करेंगे, या फिर अपने आप को विक्टिम समझेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी लाइफ तो पथेटिक है, हॉरिबल है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, कोई मेरी सुनता नहीं है, ऐसे जब हम हमारी सेल्फ को विक्टिम समझते हैं, तब लाइफ की चैलेंजेस बढ़ती जाती हैं। और क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में कंप्लेन या ब्लेम कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव कर्मा का अकाउंट भी बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि हमारे नेगेटिव कर्मा बढ़ते जा रहे हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि हमारी लाइफ की चैलेंज कभी भी एंड होगी, क्योंकि नेगेटिव कर्मा का बैलेंस बढ़ रहा है। तो इस तरह जब लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, उसकी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ताकि वो चैलेंज रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। तो ये भी लॉ ऑफ कर्मा के साथ ही कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। तो कई बार हमें प्रश्न आता है कि चलो आज हमने नॉलेज लिया कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, तो अब हमारे माइंड में प्रश्न आएगा कि आज तक तो मुझे ये नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट मेरी इंस्टिंक्ट ने जो बोला वैसा ही मैंने किया। पर अब अगर मुझे मेरे नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व करना हो, न्यूट्रलाइज करना हो, तो मैं कैसे करूं? तो इसका जवाब है, वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन। जब हम ध्यान में आते हैं, तो एवरीडे ध्यान में हमारा सोल सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट होता है।
जब भी हम जीरो थॉट स्टेट में होते हैं, तब सुप्रीम सोल यानी कि भगवान की जो शक्ति है, पावर सोर्स है, वो हमारी आत्मा को रिचार्ज करता है। तो क्योंकि हम एवरीडे सुप्रीम सोल के साथ मीटिंग करते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, इसलिए वो हमारे कर्मा को रिजॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहली मेथड इज मेडिटेशन। तो जैसा कि मैंने बोला, मेडिटेशन से क्या होता है, तो हमारा सोल कनेक्शन होता है सुप्रीम सोल के साथ। बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन हम कांस्टेंट अवेयरनेस में जीते हैं। हर एक क्षण हम हमारे विचार, वाणी या एक्शन के लिए अवेयर होते हैं कि क्या ये मेरे विचारों से या वाणी से अच्छा या पॉजिटिव कार्य हो रहा है, या मैं किसी को हर्ट कर रही हूं। तो इस तरह हम अवेयरनेस में जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अवेयरनेस में जीते हैं, हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं। क्योंकि अब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक हो गया है, हम जीवन की हर एक कंडीशन को जज किए बगैर एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि हम सफरिंग से बाहर आ जाते हैं। और जब हम सफरिंग से बाहर आ जाते हैं, तब हमारी सोल इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, हमारी आत्मा की प्रगति होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम हमारे नेगेटिव कर्मा को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो कई बार कई लोगों को प्रश्न आता है कि क्या हमारे कर्मा कभी भी एंड होते हैं? क्योंकि हर एक लाइफ में, चलो मैंने पास्ट कर्मा को अभी न्यूट्रलाइज कर दिया, पर इवन राइट नाउ जब तक हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तब तक हम विचार, वाणी, एक्शन और इमोशन से कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं। तो कर्मा तो नॉन स्टॉप हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव बनने ही वाले हैं। तो कई बार हमें प्रश्न आता है कि डज कर्मा एंड, कर्मा का कभी अंत आता है क्या? तो उसका आंसर है कि जिस सेकंड, द मोमेंट वी लर्न द लेसन, हम जो भी गुण हमें उस सिचुएशन में से, उस व्यक्ति में से सीखना है, जो भी पॉजिटिविटी हमें हमारी आत्मा को सिखानी है, एक बार जब हम वो सीख लिए, तब हमारा जो भी नेगेटिव कर्मा उस व्यक्ति या सिचुएशन के साथ होता है, वो एंड हो जाता है। दूसरा, कि जब हम अपने आप डिसाइड करें, एक्सेप्ट करें कि ये सिचुएशन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, तब हम सफर करना बंद हो जाएंगे। अपने आप को हम विक्टिम नहीं समझेंगे। तब हम सोल कॉन्शियसनेस में जीना शुरू करेंगे। तब भी हमारा कर्मा एंड हो जाता है, क्योंकि हमने उस सिचुएशन की ओनरशिप ली है। राइट? तो इस तरह हमें नेगेटिव कर्मा का एंड भी हम कर सकते हैं। चौथा जो यूनिवर्स का नियम है, उसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। यानी कि एक बार हम जब एनिमल किंगडम में से मनुष्य बनते हैं, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहला हमारा आत्मा खनिज सृष्टि में जाता है, फिर वनस्पति सृष्टि में जाता है, फिर प्राणी सृष्टि में जाता है, फिर प्राणी सृष्टि में से ग्रेजुएट होकर हम मनुष्य बनते हैं। तो यूनिवर्स का नियम ये है कि एक बार जब हम मनुष्य बन गए, तो वी कैन नेवर गो बैकवर्ड्स। फिर हम एनिमल नहीं बन सकते, या फिर हम प्लांट नहीं बन सकते। वेरी रेयरली एक्सेप्शंस हैं कुछ सिचुएशन में, 0.001%, कि जब कुछ आत्माएं रिवर्स में जाती है, पर जनरली जनरली स्पीकिंग हर एक आत्मा प्रोग्रेशन में आगे ही बढ़ता रहता है, उसका प्रोग्रेस ही होता रहता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि जब हमारी आत्मा की प्रगति रिवर्स में जाती है, वो है सुसाइड। तो जब कोई भी व्यक्ति सुसाइड का स्टेप लेता है, तब
जिस सेकंड वो आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ता है और स्पिरिट वर्ल्ड में भगवान की दुनिया में जाता है, एक सेकंड में उसको इस चीज का अफसोस होता है। क्योंकि जैसे कि हम किसी किसी यूनिवर्सिटी में हम हमारी मास्टर्स की या पीएचडी की डिग्री लेने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, पर हम तो एक ही साल में कुछ सीखे बगैर, कुछ डिग्री लिए बगैर ही वापस आ गए। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, पर हमने वो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया। तो इस तरह जिन व्यक्तियों को सुसाइड का स्टेप लेना पड़ता है, उनको स्पिरिचुअल में जाने के बाद राइट अवे पता चलता है कि मैं मेरा स्कूल छोड़कर रिवर्स में आ गया। मुझे जो डिग्री हासिल करनी थी, जो जो मैं सीखने गया था, वो मैं सीखे बगैर आ गया। तो इसलिए उस व्यक्ति को रिग्रेट होता है। तो तब उनको उनकी आत्मा की प्रगति के लिए कुछ और लेसन वहां स्पिरिट वर्ल्ड में सीख कर आना होता है। तो उनका जो एवोल्यूशन का फेज है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पर इन जनरल नॉर्मल सभी मनुष्यों के लिए हमारी आत्मा का हर एक जन्म के बाद प्रोग्रेशन ही होता रहता है। पांचवा लॉ है द लॉ ऑफ हैसनिंग प्रोग्रेस। यानी कि हमें हमारी आत्मा का प्रोग्रेस अगर फास्ट करना हो, हमें जल्दी इवॉल्व होना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ब्रह्मांड ने ये भी नियम बना है कि आप इस तरह जल्दी प्रोग्रेस हो सकते हो। तो हम हमारा एवोल्यूशन मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल सर्विस यानी कि आध्यात्मिक सेवा यानी कि जब आपकी वजह से दूसरे लोगों को कुछ भी भगवान की दुनिया का नॉलेज मिले, तो उसको आध्यात्मिक सेवा बोलते हैं, राइट? स्पिरिचुअल सर्विस और रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स। जब हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं और अपने आप को भगवान की दुनिया के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, तो ये तीनों स्टेप्स से, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल सर्विस और स्पिरिचुअल बुक्स, ये तीनों चीजों को हमारे जीवन में लाने से हमारी आत्मा का प्रोग्रेस बढ़ जाता है। छठा लॉ है द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि अस्थिरता का लॉ। हमारी मनुष्य जीवन में कोई भी चीज सर्टन फिक्स नहीं है कि इसके बाद ऐसा ही होगा। मनुष्य जीवन इज वेरी अनसर्टेन। कोई भी सेकंड, कोई भी स्टेप हमारे जीवन में आ सकता है। तो ये यूनिवर्स का एक लॉ है। क्योंकि हमारे जीवन को, हमारी आत्मा की उन्नति को बिलियंस ऑफ फैक्टर्स गवर्न कर रहे होते हैं। कई सारी चीजें हमारे जीवन को, हमारी आत्मा की प्रगति को अफेक्ट करती होती हैं। इसलिए मनुष्य का जीवन इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये भी एक यूनिवर्स का लॉ है। 7th नंबर का लॉ है द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी चीजें, व्यक्ति है, जीव है, वनस्पति है, प्राणी है, हर एक थिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स। वो भगवान का एक एक्सटेंशन है, राइट? तो कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। तो इसको हम इजीली कैसे समझ सकते हैं? तो जैसे कि हमारे मनुष्य शरीर के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, वी कैंट इवन काउंट इट। तो हर एक सेल, फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे हार्ट के सेल की बात करूं, मेरे पैंक्रियास के सेल की बात करूं, या मेरे लिवर के सेल की बात करूं, हर एक सेल इज अ पार्ट ऑफ माय बॉडी। इवन दो लिवर का सेल लिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट का सेल हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अल्टीमेटली सभी सेल्स कलेक्टिवली मेरे बॉडी के पार्ट है। इस तरह हम सारे जीव यूनिवर्स में अलग अलग हैं, पर फिर भी हम सभी उस एक
सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही एक्सटेंशन है। इसको द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस बोला जाता है, राइट। 8th नंबर का लॉ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डेंस। तो हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस, व्यक्ति, वस्तु, एवरीथिंग, हर एक चीज और व्यक्ति हमारे इंटरनल स्टेट का रिफ्लेक्शन है। तो अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, जॉब में चैलेंजेस हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, फाइनेंसेस में चैलेंजेस हैं, हेल्थ में चैलेंजेस हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरे विचारों में, मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में कैसे इमोशंस हैं, मनुष्य जीवन के प्रति कैसी भावनाएं हैं। कई बार हमने ऐसा डिसाइड ही कर लिया है कि मनुष्य जीवन, ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी हार्ड लाइफ। जीवन बहुत ही हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा हमने डिफाइन ही कर दिया है। और सभी लोगों के साथ हमारी बातें भी ऐसी होती है कि लाइफ इज वेरी हार्ड, वर्क इज वेरी हार्ड, मेंटेनिंग योर हेल्थ इज वेरी हार्ड। तो जब हम डेफिनेशन ही नेगेटिव बनाते हैं कि ये चीज डिफिकल्ट है, तो वो हमारी डेफिनेशन के प्रमाण के मुताबिक मुताबिक हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन होती है। तो इसको हम लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डेंस यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। 9 नंबर का लॉ है लॉ ऑफ जेंडर। तो आप सभी ने ये जो फोटो है अर्धनारी नटेश्वर की, आप सभी ने देखी होगी। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को इस फोटो के पीछे का रीजन पता है। तो क्यों हमें अध्यात्म में ऐसी फोटो अर्धनारी नटेश्वर की बनाई गई है या हमें दिखाई गई है? तो उसके पीछे का रीजन है द लॉ ऑफ जेंडर, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, पर जब हम मनुष्य के स्वरूप में आते हैं तब हम एक जेंडर फिक्स करके आते हैं कि मैं फीमेल के रूप में जाऊंगी या मेल के रूप में जाऊंगी। हर एक फीमेल के अंदर मेल की भी सारी क्वालिटीज हैं और फीमेल की भी सारी क्वालिटीज हैं। हम गुण की बात कर रहे हैं, और हर एक मेल के अंदर फीमेल के भी गुण होते हैं और मेल के भी गुण होते हैं। तो कौन से गुण मेल के गुण बताए जाते हैं? तो स्ट्रेंथ का गुण है, नीडरता का गुण है, परसिस्टेंस का जो गुण है, ये सारे गुण वो मस्क्यूलाइन क्वालिटीज है कि जो मैन के जेंडर में ज्यादा पाए जाते हैं। और फीमेल के गुण क्या हैं? दया है, करुणा है, निस्वार्थ प्यार है, ये सारे गुण फीमेल्स में होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये दोनों तरह के गुण होते हैं। तो जब हम हमारा जीवन मस्क्यूलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को बैलेंस में रखकर जिए, तब हमारा जीवन आइडियल जीवन बनता है। तो हमारी लाइफ वर्क्स बेस्ट जब हम दोनों तरह के गुणों को साथ में लेकर चलते हैं। इसको लॉ ऑफ जेंडर बोला जाता है। अभी 10th लॉ इज द लॉ ऑफ रिदम। तो जैसे कि नेचर में, यूनिवर्स में सीजन्स होती है, राइट। तो हम कई सारे सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में भी सीजन्स होती है, यानी कि अगर हम खुश हैं तो खुशी के बाद कुछ चैलेंज भी आ सकती हैं, और अगर हम अभी चैलेंजिंग फेज में हैं तो उसके बाद खुशियां भी आ सकती हैं। तो इस तरह हमारी लाइफ भी एक रिदम में चल रही है। एंड लास्ट बट इंपॉर्टेंट लॉ इज लॉ ऑफ पोलारिटी। तो लाइफ में हर एक चीज का ऑपोजिट होता है, यानी कि हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है, हर एक ऑब्स्टेकल के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर हम लॉ ऑफ पोलैरिटी याद रखें, तब हमारी लाइफ में कोई भी प्रश्न हो तो हमें ये एक विश्वास आता है कि इस प्रश्न का भी जवाब यूनिवर्स के पास होगा, ताकि हम पॉजिटिविटी से हमारे जीवन को आगे बढ़ा सके। तो ये लॉ ऑफ पोलैरिटी भी यूनिवर्स में अनकंडीशनली वर्क करता है। तो दिस वाज ऑल इंक्लूसिव
तो ये ऑल 11, ये सारे 11 के 11 लॉज ब्रह्मांड में अपना कार्य करते ही रहते हैं, चाहे हमें इसका नॉलेज हो या ना हो। पर अब हम जब इसके बारे में जानते हैं, तो हम अपने जीवन को ज्यादा इजी बना पाएंगे इन लॉज को समझकर। सो थैंक यू ऑल। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, but this information was very important for all of us. So thank you, and I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.